चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क हमने कल किया था, परसों की बात है। तो ये होमवर्क आप लोगों में से बताइए किन किन लोगों ने किया है। सेकंड वाले में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बताया है कि डायरेक्टर्स रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर्स टू बी क्रेडिटेड एज 15 पर शेयर पेड अप फॉर द पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ए भाई कौन है? आप हैं? विक्स किसने लगाया? खतरनाक आ गई एकदम से टाइगर बाम। ऑन सेकंड वाले में किसको किसको प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए। On 1st of May 2023, Money Plus Limited forfeited 200 shares of ₹20 each, ₹15 per share called up, on which 10 per share has been paid up by A. The amount of the first call of ₹5 per share being unpaid. तो शेयर कैपिटल को डेबिट कितने अमाउंट से करना है पर शेयर? लिखा है ना 15 पर शेयर कॉल्ड अप। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? 15 पर शेयर कॉल्ड अप का मतलब 15 रुपए से हमें कैपिटल को डेबिट करना है और ₹10 पर शेयर हैज बीन पेड। तो यानी कि शेयर फॉरफीचर में कितने पहुंचने हैं? ₹10। कॉल्स इन एरियर में कितने पहुंचने हैं? अगर हमें स्पेसिफिक इवेंट का पता नहीं चलता है तो हम कॉल्स इन एरियर इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर हमें फर्स्ट कॉल के बारे में पता है स्पेसिफिकली तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कॉल्स इन एरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दूसरा काम कर लेने में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन बेटर है कि जब स्पेसिफिक बात लिखी हुई है तो हम फर्स्ट कॉल का इस्तेमाल करें। आपको पता है मैं कहां बोल रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? तो हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹15 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 10 और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5। 10 days later the directors reissued the forfeited shares to be credited as 15 per share paid up। 15 पर शेयर पेड अप का मतलब बनता है कि जो सर्टिफिकेट हमने अगर इशू किया है तो वो उस पर क्या कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 20 रुपए या 15 रुपए? 15। यानी कि इस बार जया बच्चन को जो पैसे मिलने चाहिए वो 15 रुपए मिलने चाहिए, बट उस 15 में से फॉर द पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी कि जो पंकज त्रिपाठी हमें रोकड़ पे कर रहा है वो कितना पे कर रहा है? 10 रुपए। तो ये 5 रुपए की भरपाई कौन करेगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹10, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ₹5, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹15। एवरी टाइम यू गाइज हैव टू डू द सेम थिंग। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही कॉन्क्लूडरी और ऐसी चीज जो आपको आगे चल के भी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है वो बताने वाला हूं कि सबसे पहला काम शेयर फॉरफीचर में, सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ है, सबसे पहला काम शेयर फॉरफीचर में आप लोगों को यह पता लगाना होता है कि अमाउंट कितना कॉल किया जा चुका है उस शेयर पर। सबसे पहला काम तो यही है। अभी आगे चल के मैं अभी एक टॉपिक एक टफनेस को अभी तक छोड़ रहा हूं। जब आप लोग इसमें पक्के हो जाएंगे तो मुझे वो टफनेस आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अभी मैं इस नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने वो वाली टफनेस नहीं शेयर कर सकता। आप लोगों को मैं पैदल चलता हुआ सोच करके अभी पैदल चलना नहीं सिखाया, भागना नहीं सिखा सकता। तो पहले आप अपने पैर जमा लीजिए पैदल चलने पर, फिर भागने के बारे में बाद में सोचेंगे। तो उसमें भी अगर मैं भागने वाली प्रिंसिपल्स को भी आज अगर कंसीडर कर लूं तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, फॉरफीचर के वक्त पर अपने कानों को अपने दिमागों को बिल्कुल खोल के रखना मेरे सामने इस वक्त, कि जब भी मुझे फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है सबसे पहला काम मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। सही है बात? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तब होगा जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड रह गया था और क्वेश्चन में अवेलेबल था।
अगर वो क्वेश्चन में अवेलेबल था और वो रिसीव हो चुका था, उसके बावजूद भी हम ये सोचेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट तो करना ही नहीं है, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करने की, उसको मैं फिलहाल इग्नोर करता हूं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करने के बाद अहम दो काम बचे हैं कि जो अमाउंट जया बच्चन से आएगा उसमें से वसूली भाई के पास कितना रखवाया जाए, और जो अनपेड कॉल्स हैं या अलॉटमेंट अमाउंट है उनको कितना दिया जाए। क्वेश्चन में आप लोगों को ये बात ढूंढ ढांड के निकालनी है। अभी तो आसान है जब ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं पे करा, अभी तो आसान लग रहा है। आगे चल के ये सोच के आप बैठिएगा कि इश्यू जो था वो ओवर सब्सक्राइब था। सुन रहे हैं मेरी बात? इश्यू जो था वो ओवर सब्सक्राइब था, और जिस शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफीट करे गए उसको प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया था। यानी कि कंपनी ने अपने पहले से ही एडवांस में अलॉटमेंट मनी कुछ रिसीव कर लिया था, और कितना रिसीव कर लिया था उन रिश्ते वाले शेयर से, और कितना अभी तक रिसीव नहीं हुआ है उसके लिए आपको ब्लू टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी है, तो क्या आप ग्रीन टेबल ब्लू टेबल खेल खेलोगे? एक छोटा सा फंडा यहां पर, बहुत मुख्तसर सा फंडा। वो फंडा ये कि अगर मैं ये कहूं कि श्रेयस तलपड़े ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 750 शेयर्स उसको मिले थे, 1000 शेयर्स पर उसने 2 रुपए पे करे थे, 1000 शेयर्स पर उसने 2 रुपए पे करे थे फॉर एप्लीकेशन मनी। आप लोग सब मेरे साथ हैं? किसी का ध्यान छूटा हो तो हाथ खड़ा कर देना, उससे ही वार्तालाप शुरू कर दूंगा आपने। 1000 शेयर्स के लिए श्रेयस तलपड़े ने एप्लीकेशन मनी पे करी थी, 750 शेयर्स उसको अलॉट कर दिए गए थे, 750 ही शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी मांगी गई थी जो कि उसने पे नहीं करी। मुझे ये बता दो श्रेयस तलपड़े के कितने पैसे कंपनी में आए हुए हैं? इजंट इट वेरी इजी? कितने पैसे दिए हैं अब तक? 1000 शेयर्स पर 2 रुपए पे करे हैं, 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए होते हैं। वसूली भाई के पास सिर्फ और सिर्फ 2000 ही रुपए पहुंच सकते हैं, बाकी किसी ब्लू टेबल की जरूरत ही नहीं है यार। देखो कॉमन सेंस, आपका वो कॉमन सेंस आपको ब्लू टेबल बचाकर, ब्लू टेबल बिना बनाए आपको करेक्ट रिजल्ट्स दे के जा रहा है। कॉमन सेंस है ना। सोचो एक मिनट के लिए, आज तक श्रेयस तलपड़े ने जितना भी पैसा कंपनी को दे दिया था वो सारा का सारा पैसा फॉरफीचर के पास जाएगा। श्रेयस तलपड़े तूने आज तक कितना पैसा दिया था ये बताते भाई। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि साहब शेयर के अलॉटमेंट मनी तो उसने पे कर दिया था जो भी उसके ऊपर बना था, लेकिन फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, और क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और प्रोरेटा अलॉटमेंट भी हुआ था, जहां पर मुझे ऐसा लगता है इन मासूम बच्चों पर यह वाला जुल्म नहीं किया जाएगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट मैं कहता हूं आप लोग ये मुझे बताओ कि अगर मैं ये वाली बात एलिमिनेट कर दूं कि जो भी बचा हुआ पैसा है वो कॉल्स में नहीं एडजस्ट किया जाएगा और वो वापस कर दिया जाए, और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, क्या ये अब क्वेश्चन आसान नहीं बन गया? सोच के देखो, एक जरा सी लाइन ने आपके थॉट प्रोसेस को बदल के रख दिया है। आप लोगों को तक मेरी बात पहुंची है नहीं पहुंची? आई कैन रिपीट दैट अगेन। बस वो पहले वाला क्वेश्चन बन गया। यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर अलॉटमेंट का कोई इंपैक्ट ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो भी अमाउंट एप्लीकेशन के लिए ड्यू था, जो भी अमाउंट अलॉटमेंट के लिए ड्यू था, वो उसने पे कर दिया है। दोनों अमाउंट को प्लस करके उसको जो है फॉरफीचर में डाल दो। मैं कहता हूं पहले वाले ही एग्जाम्पल की बात करता हूं जो मैंने अभी अभी श्रेयस तलपड़े का लिया। 2 रुपए वॉज दी एप्लीकेशन मनी, 3 रुपीज वॉज दी अलॉटमेंट मनी। मेरे साथ हैं? 2 रुपए वॉज दी अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी, एंड 3 रुपीज वॉज दी अलॉटमेंट मनी।
कितने शेयर से रिश्ता रिश्ता जोड़ा हमने? 750। कितनी एप्लीकेशन मनी हमने कैपिटल को ट्रांसफर करी? 750 इंटू 2, कितने बच गए पैसे? 750 इंटू 2 हमने ट्रांसफर कर दी जया बच्चन को, कितने बच गए पैसे शाहरुख खान के पास? 500। यहां तक मेरे साथ हो? नहीं, ये 500 किसको दिए होंगे? अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट को कितना पैसा मांगना चाहिए था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम दिस शेयर होल्डर? 750 इंटू 3 यानी कि 2250 रुपए। 2250 में से 500 तो आए हुए हैं, बाकी के लाके देगा श्रेयस तलपड़े। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने पे कर दिया है, तो उसका मतलब ये है कि उसने 2 रुपए और 3 रुपए यानी कि 5 रुपए अपने 750 शेयर पर पे कर दिया है। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। प्रो रेटा और ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से कोई फर्क पड़ा इस पर? लेकिन यहीं पर अगर बात लिखी हुई होती, द ओवर एंड अबव अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कॉल्स, ये अब एक आप लोगों के लिए ओवर कैलकुलेशन वाला पार्ट बन जाएगा। मैं देखूंगा अगर बुक्स में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस अगर दिए हुए होंगे तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा। नहीं भी होगा तो जो लोग क्यूरियोसिटी रखते हैं इस चीज में वो लोग मुझसे अप्रोच करना, मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन मेरे ऊपर ड्यू है, एडमिशन और रिटायरमेंट का कंबाइन करके मुझे बनाकर देना है बच्ची को। और जो लोग मुझसे इंटरेस्टेड हैं इस बात को पढ़ने के लिए वो लोग प्लीज मुझे मैसेज करिएगा। आज एक क्वेश्चन मैं डेवलप करूंगा जिसमें एडमिशन भी होगा और रिटायरमेंट भी होगा। एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाने की बात करेंगे, लेकिन प्लीज फॉलोअप्स लेते रहिएगा। मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वरना मैं भूल जाता हूँ। आप लोगों के दोबारा मैसेज करने पर मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे मैसेज ना करें ये सोच करके सर अपने आप बना देंगे, उसमें आप लोगों का नुकसान हो सकता है। चलिए भाई, आगे के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62, 63 का आप सॉल्यूशन चेक करिए। अगर क्वेश्चन होमवर्क किया है आपने तो चेक कर लीजिए। किया है? चेक करिए जी। चले जाइए जल्दी से, आ जाइए वापस फिर। किया है? चेक कर लिया? गलत है सही है? दिखाइए बेटा। हैं? तो बताइए ना कि गलत हुआ हुआ है। कैसे करा है फिर? ये बेटा, ये वाली किसने? 200 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। बैंक में 10 रुपए हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट हमने इशू किया है वो 15 रुपीज वाले शेयर्स का री इशू किया है, इसीलिए तो लॉस को डेबिट किया है। मैंने आपको 15 रुपए की चीज दी है, लेकिन आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं, तो मेरा तो 5 रुपए का नुकसान है ना अभी। तो मेरी 5 रुपए के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? एग्जैक्टली हमेशा पेड अप वाली अमाउंट कैपिटल में जाती है और हमेशा पेड अप कॉल्ड अप वाली अमाउंट डेबिट करी जाती है। आप लोगों ने सुना ये? यार आप लोग ना जब कोई क्वेरी पूछा करे तो प्लीज सब लोग फोकस सुना करिए। मैं जैसा कैपिटल को लेके चलना चाह रहा हूं, आप लोगों के वैसे क्वेरीज मेरी तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। अगर किसी बच्चे के क्वेरी आता है तो आप लोग उसकी क्वेरी को ध्यान से सुना करो, और मैं उन क्वेरीज को बहुत बहुत ऑब्लाइज्ड वे में यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मुझे अगर लगता है उन क्वेरीज में अगर दम है तो
वरना मैं हल्की आवाज में बहुत धीमे से बता देता हूं, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि मैंने आंसर बताया उसको। आप लोग फोकस्ड रहा करिए। मुझे ये बताइए कि यहां पर आप लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िएगा। द डायरेक्टर्स ऑफ महाराणा लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1st of May that 2000 equity shares of ₹10 each, 7.5 paid up, be forfeited for the non-payment of the final call of ₹2.50. On 10th of June, 1800 of these shares were reissued for ₹6 per share. नहीं लिखा हुआ है कितने रुपीस पेड अप, तो क्या मानेंगे, 7.5 पेड अप ही होगा या 10 रुपीज पेड अप होगा? व्हाट्स योर कंक्लूजन? नहीं देखो बेटा, अभी आंसर आप लोगों का नहीं आया होगा, इसलिए आपने 10 से भी ट्राई कर लिया और आपने 7.5 से भी ट्राई कर लिया। मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही था कुछ टाइम पहले। बट ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने सोचा इस बात पर कि ये 7.5 रुपये पेड अप भी हो सकता है? ये जो 6 रुपए पेड इसने दिखाया है, कितने लोगों ने ईमानदारी से सोचा इस बात पर कि ये 7.5 रुपये पेड अप भी हो सकता है? मुझे बताओ, हाथ उठाकर बताओ। और यही सिर्फ और सिर्फ बात रही कि आंसर क्योंकि उससे नहीं आ रहा, इसलिए आपने ये कहा कि चलो भाई 10 रुपए पेड अप से ट्राई करके देख लेते हैं। यही हुआ, यही हुआ ना? आप लोग आंसर लाने के लिए अपने दिमाग का कचरा कर कर आ गए, बिल्कुल कचरा कर कर आ गए। पता है मुझे बाद में अफसोस हुआ इस बात पर कि मैंने यहां पर ना लेबल्स दे रखे थे छुपाए हुए, बट जब मैंने क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया एज अ होमवर्क तो वो लेबल्स रह गए अलग, वो ग्रुप हुए हुए नहीं थे। और मैंने कहा यार अब बच्चे ना आप सोचेंगे नहीं, आप बस गधों की तरह ना अपना आंसर लाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। और आप में से किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा इस बात को कि सर यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर 7.5 पेड अप हम अज्यूम क्यों ना करें, किसी ने भी नहीं पूछा। और बताऊं मैं आपको, आपके एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को आगे ना आंसर लिखा हुआ नहीं होगा। इस बात का जो डाउट है ना, वो आप लोगों को आगे ले जाकर मारेगा, और डेफिनेटली मारेगा, मैं बोल रहा हूं आपको। ऐसे अजम्पशंस लेते वक्त आंसर की तरफ मत जाया करो। स्टैंडर्ड अजम्पशंस क्या होते हैं मुझसे पूछ लिया करो। आप लोग बताओ कि मैं 7.5 पेड अप क्यों ना पकड़ूं, और लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर इक्विटी फॉरफीचर अकाउंट को 1.5 रुपीज से डेबिट क्यों ना करूं? क्यों करूं मैं 4 रुपीज से डेबिट उसको? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, अब आप मुझे इसकी वजह बताओ। मैम मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 15 पर शेयर कॉल्ड अप था तो 15 पर शेयर पेड अप था, तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, 7.5 पेड अप फॉर 2.5 उसने पे नहीं किया, 2.5 उसने पे नहीं किया, और 10 रुपीज उसने कॉल कर लिए थे, 10 रुपीज कॉल कर लिए थे, 7.5 जो है पे कर दिए थे, 2.5 उसने पे नहीं किया, तो मैं 7.5 पेड अप क्यों ना मानूं? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जितना वो कॉल्ड अप होता है शेयर कैपिटल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उतने का ही पेड अप बनाए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। देखो अपने ब्रेन को ना चीजें थोपाना मत सिखाओ, बहुत नुकसान उठाओगे। इस वक्त सही टाइम है, आप लोगों को जो एंड मोमेंट पे कंफ्यूजन हो सकते हैं ना, वो मां कर दो कंफ्यूजन की, लेकिन वो सारी चीजें अभी के अभी रिजॉल्व करो अपने माइंड में, और बिल्कुल ना क्रिस्टल क्लियर वाला शेयर कैपिटल आपके ब्रेन में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये जो बस आंसर नहीं आया तो करके ये देख लो, आंसर नहीं आया तो करके ये देख लो, ये वाली बातें मत सीखो प्लीज। अगरचे आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आप लोग स्टैंडर्ड अजम्पशन ये रखेंगे कि उसको फेस वैल्यू पेड अप पर ही रीइश्यू किया गया है। दिस इज द स्टैंडर्ड अजम्पशन।
अगर कुछ नहीं बताया है तो ये है सही बात। समझे मेरी बात? समझ गए हो? इसलिए यहां पर मैंने 10 पेड अप रखा है। ऑल्दो मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन मैंने अजम्पशन ये लिया है कि वो 10 रुपए पेड अप है। देखिएगा, 1800 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर, ₹10 पेड अप। ये बात नरेशन में कितने लोगों ने लिखी है? किसी ने नहीं। अफसोस है बेटा। वजिया बेटा लॉक कर दीजिए। अफसोस है बेटा, दिस इज नॉट गोइंग गुड इन अ गुड डायरेक्शन। आप लोग को ना ये बातें, आज से अगर आप लोग इस बात की आदत नहीं डालोगे, यू आर इन अ प्रैक्टिस सेशन। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं। कोई अगर F1 रेस का जो आदमी होता है ना, F1 रेसर जो होता है, वो लूना पर बैठ के रेस ट्रैक पर प्रैक्टिस नहीं करता है। वो F1 जो बाइक होती है ना, वही लेकर आता है उस पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो जिस तरीके की आप आज लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वही रिजल्ट आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में नजर आएगा। अगर आज आप लोग नरेशन ना लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका हाथ चलेगा नहीं नरेशन लिखने पर। और फिर ये याद रख लेना कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है जनरल एंट्रीज के टुवर्ड्स, वर्किंग नोट्स को छोड़कर अगर 6 मार्क्स डेडिकेट किए गए हैं जनरल एंट्रीज पर, तो ये सोच लेना कि आपको 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। वहां पर अफसोस मत करना कि सर मुझे तो बिल्कुल सही आता था, ये कैसे हो गया, मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आ गए। अभी बता रहा हूं इसलिए आए हैं आपके कम मार्क्स। आप लोगों को नरेशन लिखते वक्त बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि भैया ये वाला अकाउंट मैंने क्यों डेबिट किया है, इस अमाउंट से क्यों डेबिट किया है बताओ। क्योंकि मुझे पैसा मिला है 1800 शेयर्स पर ₹6 के हिसाब से। हो गई बात। ये वाला अकाउंट मैंने क्यों लॉस में बुक किया है, क्योंकि मुझे 10 रुपए पेड अप था। अब इतना बात अंडरस्टूड थी कि हाँ भाई 10 रुपए 4 रुपए का लॉस है। अच्छा होता अगर आप वो भी लिख देते तो, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि टीचर को ये बात समझ में आएगी। बट दीज आर द टू वेरी की एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग नरेशन। अगर आपने ये बात नहीं लिखी है ना, तो एग्जामिनर इस बात में तुक्का समझेगा कि आपने किसी दोस्त से पूछकर ये वाले अमाउंट लिखा है। समझ लीजिए बेटा, मैं बहुत बारीकियों के साथ बता रहा हूं। मुझे लगता है मैंने शायद आज तक इतना डिटेल किसी किसी को भी नहीं पढ़ाया था इश्यू ऑफ शेयर, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और मैं आप लोगों को भी देखो, अगर इतना ज्यादा टाइम मैंने किसी भी चैप्टर में नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसमें बहुत की एलिमेंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आगे बढ़ें, सॉल्व कीजिए। अल्फा लिमिटेड forfeited 900 shares of ₹100 each for the non-payment of allotment money and the first call। ये क्या क्वेश्चन कर लिया क्या हमने? नहीं किया है, नहीं किया है। जी बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए मैं अगले वाले में बनवाऊंगा तो तब देख लीजिएगा आप। जरा पढ़िएगा बेटा। आप लोग इसको, इस इंफॉर्मेशन को इस वेल से खींच पा रहे हैं या नहीं? आपको करना तो आता है, अब वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है या नहीं, ये मैं सिखा नहीं सकता। ये अंग्रेजी पढ़ना और वो इंफॉर्मेशन को क्रैक करना, ये आपका काम है। प्लीज पढ़िए जरा।
कोई भी मुझे अपने पास बुलाकर किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर कोई समझ में बात नहीं आई है तो। लेकिन ये करना आप लोगों को खुद है। अमाउंट कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, अमाउंट, टोटल अमाउंट, फाइनल 67,000। करिए करिए करिए, कोई बात नहीं, करते रहिए। मेरा बच्चा, टाइम ज्यादा ले रहे हैं आप लोग। फारिहा, फॉरफीचर की एंट्री पास हुई है अभी? अब तक तो हो जानी चाहिए। फॉरफीचर की एंट्री पास करने के लिए हमें किन दो बातों की जरूरत है? ये बात मेरी वो लोग सुने जिन्होंने अभी तक फॉरफीचर की एंट्री पास नहीं करी है। एक मिनट के लिए प्लीज सब लोग मेरी तरफ। जिन लोगों ने फॉरफीचर की एंट्री अभी तक पास नहीं करी है वो लोग मेरी आगे की बात सुन लें, बाकी लोग अपना करते रहें। फॉरफीचर की एंट्री पास करने के लिए फारिहा, फॉरफीचर की एंट्री पास करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है? एंट्री को पहले दिमाग में लेकर आओ। किस चीज को डेबिट करना है? शेयर कैपिटल को। किस अमाउंट से डेबिट करना है? जितना अमाउंट हमने कॉल करा था। क्या हमें पता चल सकता है यहां पर कितना अमाउंट हमने कॉल कर लिया है? एक्सट्रैक्ट करो यहां से, देखो आता है, बता चुका हूं सब कुछ, अब यहां पर नहीं बताऊंगा। यहां से आप लोग निकालो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन निकालो मुनीरा। कैसे पता लगाया 75? 100 रुपीज का शेयर था, 25 रुपए अभी तक कॉल ही नहीं करे गए, तो 100 में से 25 कॉल नहीं करे गए तो कितने कॉल कर लिए? 75।
तो 900 शेयर्स इंटू ₹75 अगर हमने किया तो 67,500 बनता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 67,500, ये बात तो पता चल गई। बट हाउ मच ही पेड टिल नाउ out of that 75, how much he paid till now? Only application money. एप्लीकेशन मनी कितनी थी यार? कैसे पता लगा? यहां पे तो लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ, 75 माइनस 50 कितना हो गया? 25। तो फॉरफीचर का अमाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 900 इंटू 25। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा और फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? अगर आप कॉल्स इन एरियर मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो, अगर कॉल्स इन एरियर मेथड इस्तेमाल कर रहे हो तो डायरेक्टली आप क्या करो, टू कॉल्स इन एरियर 900 इंटू 50। इस एंट्री को पास करने में कितना टाइम लगेगा यार? मुझे एक बात ही बताओ, अपना थॉट प्रोसेस को डायरेक्ट रखो, ये उलझटते नहीं चाहिए उसमें, सीधी बात है। फॉरफीचर में बस यही काम करना है हमें। और मकसद के तहत क्वेश्चन पढ़ो, मकसद के तहत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। क्वेश्चन जिस हिसाब से आपको चला रहा है उस हिसाब से मत चलिए आप। फॉरफीचर की एंट्री पास हो गई बेटा। अब मुझे ये बताइए, क्या वो सारे ही शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए? पंकज त्रिपाठी से कितना पैसा मिला हमें? अरे 90 मिला ना, ₹90 पर शेयर। 75 मिला या 90 मिला? 75 मिला है या 90 मिला है? ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन हो गया मेरे लिए। यहाँ पे दो एकदम इक्वल भागीदारी हो रही है बच्चों में। हाँ पढ़ो, ये देखो अंग्रेजी मुझसे पढ़नी नहीं आती, मैं तो ठेठ गंवार आदमी हूँ इस मामले में। मुझे तो आप लोग बता दो कि क्या लिखा हुआ है, बताओ यार। 90 पर शेयर पंकज त्रिपाठी ने दिया है, 75 दिया? 75 दिया था ना लाफिया? तो मैं तो खुद कह रहा हूं 75 दिया था ना। अरे क्या लिखा हुआ है? द फॉरफीटेड शेयर्स, अंग्रेजी देखो अंग्रेजी। अब यार देखो, आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे और मैं ठेठ गंवार ठहरा। अब आप लोग जो है मुझे समझाओ, इससे बेहतर मैं समझाऊं आपको अंग्रेजियां। क्या लिखा हुआ है? द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर रुपीज। तो जो शेयर्स रीइश्यू करे गए हैं वो कितने रुपयों पर रीइश्यू किए गए हैं? आप तो 75 कह रहे हैं। बट वो शेयर जो 90 में इशू किया गया वो कितने पेड अप वैल्यू का था? सर्टिफिकेट पर कितनी वैल्यू लिखी हुई थी? लॉस हुआ? कुछ लॉस तो हुआ ना सर। 90 माइनस 75 से 15 रुपए का नुकसान हो गया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे ना यहाँ पर। मुश्किल है? इतनी सीधी बात है यार, इतनी सीधी बात है। और आप लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही इतनी देर से क्वेश्चन करते वक्त। तो हमने टोटल पैसा कितना मारा था इन शेयर्स पर? 900 शेयर्स पर। कितना प्रॉफिट किया था, कितना खींचा था? 22,000। क्या सारे ही शेयर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए, रीइश्यू कर लिए? सारे ही शेयर्स कर लिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट और फॉरफीटेड वाला अमाउंट दोनों मिलाकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अरे क्यों भाई, माइनस क्यों करेंगे? हाँ, अरे जब लॉस होता था सर तो हम उधर से जितना पैसा होता था उसमें से फॉरफीटेड अमाउंट को डेबिट कर दिया करते थे, यानी कि माइनस कर दिया करते थे, और जो बचता था उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। अब यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उस फॉरफीटेड अमाउंट के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस कर लेंगे और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे ही करेंगे ना? हाँ देखो, ये कंफ्यूजन कल को आपके दिमाग में ना हो जाए इसलिए ये बात बोल रहा हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पैसा काजोल के पास है, ये बेबो जो है पैसा अपने पास रखेगी, काजोल को उठाकर नहीं देगी। इसलिए दो अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे थे और आप बहुत अच्छे से जानते हो और अनकरीब और जान जाओगे शादियों के बाद कि देवरानी जेठानी के पास बिल्कुल ही पैसा रख पाती नहीं है अपना, बिल्कुल अमानतदारी नहीं होती है। वो कहती भाई मैं अपने पास रख लूंगी अपनी तिजोरी में।
जो काजोल के पास पैसा है वो काजोल के पास रहेगा, और जो बेबो के पास पैसा है वो काजोल तक नहीं पहुंचेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 67,500, कॉल्स इन एरियर्स मैंने डायरेक्टली ले लिया, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट 50 इंटू 900 45,000 रुपीज, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 22,500। सही है। अब वो अमाउंट जो हमने री इशू किया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट 81,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू 75, कैपिटल को तो हमने 75 ही दिया ना भैया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 15। नरेशंस पढ़िए, नरेशन। यहां पर क्या लिखा है? 900 शेयर्स फॉरफीटेड ऑन विच 25 वर पेड एंड 50 वाज अनपेड। यहां पर क्या लिखा है? 900 शेयर्स रीइश्यूड एट 90 पर शेयर, 75 पेड अप। अब क्या हुआ? जो भी सारा का सारा अमाउंट पहले था वही इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं, सारा का सारा अमाउंट हमने बेबो को ट्रांसफर कर दिया। इन 3 एंट्रीज को विद नरेशन लिखने के लिए मेरे हिसाब से 5 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए होंगे, लेकिन आप लोग पिछले 15 मिनट से हुज्जत कर रहे हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप किस बात पर ये हुज्जत कर रहे हैं। जरा आप लोग बताएंगे कि कहां अटके थे आप लोग? बेटा दिख नहीं रहा पीछे से? हाँ जी, किस बात पर हुज्जत थी, क्या परेशानी थी? ये वाला अमाउंट 13,500 माइनस कर दिया इसमें से। यार डेबिट और क्रेडिट को तो पहचानो यार। टू द एक्सटेंट रीशूड, ये बात तो मेरी कॉमन है, मैं हर जगह पर यही लिखता हूं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते वक्त। जितना एक्सटेंट ऑफ हमने शेयर्स फॉरफीटेड अभी री इशू कर लिए हैं, उतने ही अमाउंट का हम वसूली भाई से हिसाब पका रहे हैं, और जितने शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हो पाए हैं वो पैसा अभी तक वसूली भाई के ही खाते में छोड़ रखा है हमने। जब तक वो सारे री इशू नहीं हो जाएंगे तब तक हम वसूली भाई से सारा हिसाब किताब नहीं पका पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये एक इन जनरल मेरी नरेशन लिखी हुई है, और ये हर जगह पर यही लिखी रहती है। ये इस बात पर मुझे याद दिलाती है कि मुझे आंखें बंद करके जितना अमाउंट फॉरफीचर में है सारा का सारा ट्रांसफर नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल सारे ही शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। ये लाइन मुझे बार बार इसी बात का याद दिलाती है। मेरा बच्चा, मैं कुछ अब ज्यादा डिले कर रहा हूं शेयर कैपिटल के लिए, इशू ऑफ शेयर्स पर। मैं 16 दिन तो ऑलरेडी लेट हूं, बल्कि अब 18 दिन तो लेट हूं मैं। कल नहीं पढ़ा हमने, परसों रेनी डे की वजह से नहीं पढ़ा हम लोगों ने। 18 दिन मैं यहाँ पर डिलेड हूँ, और मुझे अभी आप लोगों को एक्सपर्ट करने के लिए 4 से 5 दिन की जरूरत और है। तो आप लोगों से प्लीज मेरी आजिजाना दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज घर जाकर पढ़ना शुरू करिए। ऐसे अदरवाइज हम ये 5-6 दिन का जो काम है ना, ये हम 7-8 दिन ले जाएंगे फिर, और उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आप लोगों को है क्योंकि आपके टीचर्स ने पढ़ाते वक्त स्कूल्स में इतना टाइम डेफिनेटली नहीं दिया होगा, तो वो अब अगले चैप्टर पर शिफ्ट हो चुके होंगे, और वो जो फिर हमारा जो डिफरेंस खड़ा हो रहा है ना हाफ ईयरली में, वो आपको परेशान करेगा। इस वक्त आपकी घर पर ना पढ़ाई आपके लिए नुकसानदेह है। प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। आगे चलूं मैं, क्वेश्चन अगला। इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का किसी को भी कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज पूछिएगा। देखो, क्वेश्चन के साथ जर्नल एंट्री फ्रेम इसलिए करी है ताकि आप रिलेट कर सकिएगा। प्लीज समझिए इस बात को। ये इंफॉर्मेशन हासिल करना इसमें से ये आप लोगों का काम है। हर बार जब भी मैं शेयर फॉरफीट करता हूं, मेरा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला अमाउंट, सबसे पहला काम यह है कि जो शेयर्स मैंने फॉरफीट करे हैं उसमें से कॉल्ड अप मनी कितना है। उसके बाद
उस शेयर होल्डर ने, नालायक शेयर होल्डर ने अपनी जेब से हम तक कितने पैसे पहुंचा दिए, बस इतनी सी बात। और कितने पैसे अनपेड हैं, ये बात हम आसानी से पता लगा सकते हैं, कॉल्ड अप माइनस पेड अप करके आराम से पता लगा सकते हैं। अब उसके बाद क्या एंट्री है, रीइशू की एंट्री। जितना रोकड़ उसने दिया वो कहां पर, बैंक में। जितने रुपयों का शेयर उसको दिया वो कहां पर, कैपिटल में। अगर कैपिटल वाली चीज ज्यादा है, अगर कैपिटल वाली चीज ज्यादा है और पैसे कम आए हैं, इसका मतलब नुकसान है, वो फॉरफीचर में पहुंचना है। अगर पैसे ज्यादा आए हैं, कैपिटल में कम पहुंचेगा, लाइक वी डिड इन दिस क्वेश्चन, तो क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहुंचेगा। तीसरी बात, वसूली भाई साहब हिसाब किताब क्लोज करो, कैपिटल का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, कोई प्रॉब्लम इस बारे में। ये इतनी बातों को जो मैंने अभी पिछले 1 मिनट में बोली है, अपने दिमाग में दोबारा से रिपीट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना है किस अमाउंट से, सही है। शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करना है, जितना अमाउंट उस नालायक शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। और डिफरेंस क्या होगा, अनपेड अमाउंट। वो अगर कॉल्स इन एरियर्स के रूट से जाओगे तो कॉल्स इन एरियर्स सिर्फ लिख दो, बाकी अलग अलग लेवल देना चाहते हो वो भी दे दो, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है तो। जैसे क्वेश्चन में अवेलेबल था, बट फिर भी मैंने कॉल्स इन एरियर वाला रूट अपनाया है। ये बात ठीक हो गई। अगला काम क्या है बेटा, रीइशू में सबसे पहला काम बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से, जितना वो शेयर होल्डर हमें पे कर रहा है। दूसरा काम कैपिटल का, सबसे पहला कैपिटल का समझो, कितना हम सर्टिफिकेट उसको इशू कर रहे हैं। अगर वो रोकड़ दे रहा है मुझे 90 का और मैं उसको सर्टिफिकेट दे रहा हूं 75 का, मतलब मुझे प्रीमियम मिल रहा है 15 रुपए का। और मैं अगर ये कह देता कि ₹75 रिसीव्ड बट 90 पेड अप, तो क्या होता, तो उस डिस्काउंट को क्या करना था। आप लोग जिस आसानी के साथ इस बात का जवाब दे रहे हो, मुझे अगले क्वेश्चन में उसी आसानी के साथ जल्दी से एंट्री लिख के दिखा दो। अब
कर सकते हैं। क्या कर रही हैं आप बताइए अज्यूम। कैसे निकालेंगी फिर भी? फेस वैल्यू का अमाउंट तो फिर भी पता अज्यूम करना ही पड़ेगा। 10 रखेंगे या 100 रखेंगे? सही है। ट्राई शोइंग इट इन बैलेंस शीट ना भैया। स्टार्ट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर इट। हाँ, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। फारेहा किधर है बेटा? कोई क्यूरी है कुछ? अक्सा बेटा हो गया? अज़मी कहाँ रुकी हुई हैं बेटा? बताइए मुझे। एक्सेप्ट टू कॉल्स, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल ऑफ रुपीज 2.5 each in respect of 100 shares held by D। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? फाइनल कॉल ऑफ 2.5 was made and all amount paid except। ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन हासिल करना सीखो। क्वेश्चन आप लोगों को मेरी जबानी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यू गाइस मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। वो आपको पता करनी है, वो अलग अलग लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अब ये एक डिफिकल्ट टास्क बचा है आप लोगों के लिए। वही है ना, अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फेस वैल्यू। वही अजम्पशन यहां पर भी आ गया। जी बेटा, इसमें ये पता नहीं चल पा रहा हमें कि कितने रिसीव हुए हैं। चलो एक बार मैं भी आपके साथ क्वेश्चन पढ़ूं, मुझे तो पता चल रहा है क्योंकि देखते हैं हम साथ में कहां तक पहुंचते हैं। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हैज अ टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ इतने नंबर ऑफ शेयर्स, जिस पर 7.5 रुपए कॉल किए गए थे। आप लोग मेरे साथ हैं बेटा? एक मिनट के लिए मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। एक हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, उनकी टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है 10 lakhs की, जिस पर उन्होंने 7.5 रुपए कॉल कर लिए थे। ये लिखा हुआ है। अब उन्होंने 2.5 रुपए का फाइनल कॉल कर ली।
तो मुझे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है 7.5 कॉल्ड अप, ये अब कितना हो गया इस वाली कॉल के बाद? 10। तो ये देखो दिमाग घुमाने के लिए 7.5 लिखा हुआ है इसमें। ये दिमाग घुमाने के लिए 7.5 लिखा हुआ है। उस कॉल से पहले, इस कॉल से पहले 7.5 कॉल्ड अप थे, तो इस कॉल के बाद कितने कॉल्ड अप हो गए? ये इस क्वेश्चन का गेम है, और कितनी खूबी के साथ इसने आपके दिमाग के साथ खेल खेल लिया। जिस वक्त डी के शेयर्स फॉरफीट करे गए, उस वक्त उन शेयर्स पर कितना अमाउंट कॉल किया जा चुका था? मेरा सवाल सुना आप लोगों ने? जिस वक्त डी के शेयर्स को फॉरफीट किया गया, उस वक्त उसके शेयर्स पर कितना अमाउंट कॉल किया जा चुका था? 7.5? हाँ, एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.5 ईच, यानी कि फर्स्ट कॉल पर 2.5 रुपया, सेकेंड कॉल पर 2.5 रुपया उसने नहीं दिया। अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़ने की बात जो है, ये तो आप लोगों को क्रैक करनी है। ये कॉमन सेंस काम कर रहा है। अब लॉजिक आपको पता चल चुका, एंट्रीज आपके दिमाग में है, लेकिन कब क्या करना है ये बात आती है प्रैक्टिस से। और ये बात मैं आप लोगों को घोलकर नहीं पिला सकता। मैं इस चीज का कॉन्सेप्ट आपको घोलकर पिला सकता हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस मैं घोलकर नहीं पिला सकता। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो इतना शाना बनेगा इसके अंदर। एक छोटी सी बात ने आपके पूरे दिमाग को हिलाकर डाल दिया। देखो कितनी खूबी के साथ लिख रहा है, एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.5 ईच इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स। तो जिस चीज पर हमने पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए थे, उस चीज पर हमें 5 रुपए, ये वाले 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल और फिर से ये वाले 2.5 ऑन सेकंड कॉल, हमें मिल ही नहीं पाए। तो 10 में से 5 नहीं मिल पाए, तो मिल कितने गए? आंसर चेक कर लीजिए। कितने लोगों का ठीक आया है? गुड गुड। अभी भी प्लीज ब्लफ मत करिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। प्लीज बताइए मुझे अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो इस क्वेश्चन में आप लोगों को, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। एग्जैक्टली करेक्ट बेटा। बट क्या, मैंने हालांकि दोनों काम करे हैं, बट क्या आप लोग जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो री इशू से पहले फॉर फीचर के बाद बना रहे हैं? समझे मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? या आप किसे जो बैलेंस शीट पूछी गई है वो री इशू के बाद पूछी गई है? मेरा सवाल समझे हो? लेकिन मैंने जो भी बैलेंस शीट बनाई है आगे, उसमें मैंने फॉर फीचर के बाद और री इशू से पहले का भी मुजाहिरा किया है, यहां पर डिस्क्लोजर दिया है यहां पर। बट आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है ध्यान से पढ़िएगा, कभी आप गलत बैलेंस शीट बनाकर आ जाएं सही तरीके से। Record the transaction of final call, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares, और इन सब के बाद प्रिपेयर करो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको तो जनरल एंट्रीज पास करनी है। इसमें मैंने एक एंट्री छोड़ी हुई है, इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक थर्ड फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू की और कॉल की मैंने छोड़ी हुई है। बट मुझे लगा कि अगर मैं वो करूंगा तो मुझे नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करना पड़ेगा,
और वो आसान है वो पार्ट। मतलब सेकंड कॉल की ड्यू करना, एंट्री, और फिर उसको कॉल करना, बैंक में अमाउंट रिसीव करना, मुझे लगा नहीं कि वो बहुत मुश्किल चीज है, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। आप लोग को लेकिन लिखनी है, क्योंकि आपके टीचर ने उसके लिए एक डेडिकेटेड मार्क रखा हुआ होगा जरूर। उसको ना लिखना, मार्क्स कटवाना होगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनल कॉल, फिर उसके बाद फॉरफीचर, फिर उसके बाद री इशू, और जैसे ही फॉरफीचर और री इशू मिलता है, बेबो को ट्रांसफर करने की बात तो होनी ही है, होनी ही है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप बैलेंस शीट बनाइए। ये एंट्रीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई हैं? हाथ उठाइए। नहीं आई है। लास्ट वाली बेटा बात समझ में नहीं आई, ठीक है। ये बात समझ में आई कि ये शेयर फॉरफीचर में 500 क्यों है। ये बात समझ में आई कि शेयर फॉरफीचर में 200 क्यों है। ये बात समझ में आ गई। वसूली भाई ने जो पैसे मारे थे, खींच के लेकर आए थे गुंडागर्दी करके, वो 500 रुपए लेकर आए थे, बट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स टू पंकज त्रिपाठी, उनको 200 रुपए जया बच्चन को देने पड़े। कितने पैसे बचे हुए हैं उनके पास? उन्हीं के हैं वो। बिबो वाले दिन थी आप, एंड वीडियो भी नहीं देखी आपने, तो बताइए कैसे बताऊं मैं फिर आप। मैं इतना बता देता हूं, जब बहुत डिटेल में बात करी थी मैंने इस पर, और मुझे लगता है शायद किसी भी जगह पर आज तक कैपिटल रिजर्व और शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू को लेकर इतनी बात आज तक शायद कभी नहीं हुई होगी। वो इतनी जरूरी बातें थी, वो जरूर देखिएगा। जब हम शेयर फॉरफीचर के पास पैसा रखवाते हैं, वो इसी दिन के लिए रखवाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कभी शेयर को री इशू करना पड़े और उस पर हमें कोई नुकसान हो जाए, तो ये नुकसान की भरपाई वसूली भाई कर दें। आज वो शेयर्स फॉरफीट हो चुके, नुकसान की भरपाई हो चुकी, तो वसूली भाई के पास किसके लिए पैसा छोड़ के रखा हुआ है? आज उस चीज को ट्रांसफर करना है बेबो को। कभी खुशी कभी गम, शेयर कैपिटल फैमिली, उसमें एक आदमी से इंट्रोड्यूस हमने नहीं कराया था, तो वो है कैपिटल रिजर्व। इसलिए हमने वो अमाउंट फॉरफीचर भाई साहब से निकालकर कैपिटल रिजर्व बेबो को दे दिया। ये अब देखिए बेटा, अगर मैं ये कहूं, सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? अगर मैं ये कहूं कि फॉरफीचर के बाद और री इशू से पहले मैं अगर आपसे कहता बैलेंस शीट बनाइए, तो आप लोग कैसे बनाते? ऑथराइज्ड पता नहीं, इशूड पता नहीं, सब्सक्राइब तो पता है, और मेरे पास 1 लाख 10 लाख शेयर्स थे, 99,900 बचे होंगे 100 को फॉरफीट करने के बाद, तो 99,900 इंटू 10 रुपीज, तो 9,99,000। अब उसमें से कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं बचे, क्योंकि वो शेयर्स जो पापी थे उनको तो शेयर्स को, उनके सर्टिफिकेट को तो खींच लिया गया। आज तो कोई नालायक शेयर होल्डर बचा ही नहीं हमारे पास। आज तो कोई नालायक शेयर होल्डर बचा ही नहीं हमारे पास। अब जितने भी शेयर्स हमारे पास बचे हुए थे, सारे के सारे फॉरफीट हो गए। उस फॉरफीचर का अमाउंट नीली लिखाई से मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ईमानदारी से दिखाया कितने पैसे बचे हुए हैं हमारे पास फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। बट हमसे ये बैलेंस शीट नहीं पूछी गई। हमसे ये बैलेंस शीट तब पूछी गई है जिस वक्त हमारे पास, ये बैलेंस शीट हमसे तब पूछी गई है जिस वक्त हमने ये शेयर्स को री इशू कर लिया है। और री इशू कर लिया है मतलब अब हमारे पास कोई भी फॉरफीटेड शेयर्स नहीं है, और हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल अब 99,900 नहीं है। कितनी है? पूरी 10। स्क्रीन पर देखिए, यहां पर अब मैंने कोई फॉरफीटेड शेयर्स नहीं दिखाए हैं। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, जो कैपिटल रिजर्व में 300 पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं दिखाया आपने यहां पर?
वो कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा जाएगा, अलग नोट उसका। और बैलेंस शीट में पूरा अमाउंट, शेयर कैपिटल में है 10 लाख, कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में है 300, तो जो टोटल आएगा वो 10 लाख 300 आएगा। कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसमें? हाथ उठाइए प्लीज, बहुत लोगों को होनी चाहिए। फर्क समझिए, 15 तारीख को शेयर्स फॉरफिट किए गए, 25 तारीख को शेयर्स री इशू करे गए। अगर मैं बनाता 20 तारीख में बैलेंस शीट तो ऐसी बनाता, लेकिन अब मैं बना रहा हूं 31 तारीख को बैलेंस शीट आफ्टर द री इशू, तो मैं ऐसी बनाऊंगा। और इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि कोई पापी था, कोई नालायक था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बात से मेरा सिक्स सेंस काम करेगा कि डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कैपिटल रिजर्व में पैसा कैसे आ गया है? देखो, अपना ट्रैक जमा के रखो बातों का। आप लोगों में से ही होगा कोई ना कोई जो बहुत शानदार ऑडिटर बनेगा कल को जाकर। इन छोटे छोटे क्लूज से आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चल सकती हैं। एक बैलेंस शीट मेरे सामने आई किसी एक ट्रेडर की, जो कह रहा था कि वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का ट्रेडर है, बट उसकी बैलेंस शीट को देखकर ही मैंने कह दिया था कि मैंने कहा तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम सूद का काम करने वाले आदमी हो। मुझे उसने कुछ नहीं बताया था, मुझसे वो ये कह रहा था कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेडर है, और मैंने देखते के साथ ही कह दिया कि तुम सूद का काम करते हो। कैसे? है कोई आप में से जो बता सके वो क्लू मुझको? सोच के आइएगा, पूछिएगा फिर मुझसे, ठीक है? कल के लिए आप लोगों के होमवर्क ये है। अभी फोटो क्लिक कर लीजिए यार, मैं ना परेशान हो जाता हूं अगर फोटो आप लोगों को देर तक पहुंचता है तो। अजमी बेटा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यहां पर तो ये बात है, लेकिन उस वाली बात पर बताइए क्या हुआ होगा? क्योंकि उसके पास कोई स्टॉक ही नहीं था। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं चेक किया उसका, उसके लोन्स एंड एडवांसेस में करीब 2.5 करोड़ रुपया था। कहां से आया 2.5 करोड़ रुपया लोन्स एंड एडवांसेस में? भाई कैसे हो सकता है? लोन्स उसने दिए हैं, बस छोटी सी बात है। स्टॉक खाली था उसका। स्टॉक खाली कैसे हो सकता है? एक मिनट बेटा।